गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग भूगोल के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर हिमानी के कार्य और उसे समझने कृतियों के बारे में डिस्कस करेंगे। इस भाग में हम लोग देखेंगे कि हिमानी होता क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं और हिमानी द्वारा किए हुए जो कार्य होते हैं अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके द्वारा जो निर्मित स्थलाकृतियाँ होती हैं उसके बारे में देखेंगे। और एक टॉपिक है हिमानी जलीय निक्षेपण के द्वारा जो बने हुए स्थलाकृतियाँ होती हैं उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि हिमनद होता क्या है। तो हिमनद वास्तव में एक हिम का बहुत बड़ा भाग होता है या चित्र होता है जो अपने भार के कारण या गुरुत्वाकर्षण के कारण ऊपर से नीचे की तरफ सरकते रहता है, तो उसको हिमनद की संज्ञा देते हैं। ठीक है, हिमनद स्थान के आधार पर इसको 3 वर्गों में डिवाइड किया गया है। जो सबसे बड़ा भाग होता है या काफ़ी क्षेत्र में मिलता है तो उसको महाद्वीपीय हिमनद की संज्ञा देते हैं। जैसे अंटार्कटिका में है या ग्रीनलैंड में बड़े बड़े जो एक चादर की भांति काफ़ी क्षेत्र में फैले होते हैं, उसको महाद्वीपीय हिमनद की संज्ञा देते हैं। कुछ हिमनद होते हैं कि जो पहाड़ी भागों में या पहाड़ी भागों की जो घाटियों में मिलते हैं उसको घाटी हिमनद की संज्ञा देते हैं। ठीक है, और कुछ हिमनद होते हैं जो पर्वत पदस्थलीय भाग में होते हैं या पेडिमेंट भाग में होते हैं, उसको पेडिमेंट हिमालय की संज्ञा देते हैं। ठीक है, उसमें एक शब्दावली आता है कि हिम रेखा। जो हिम रेखा होता है वो वास्तव में जो पर्वत जो हिमनद होता है उसके अंतिम भाग को ही दर्शाता है। जैसे ये पर्वत है, उसके जो ये पूरे भाग में हिमनद क्षेत्र है और ये वाला जो भाग होता है सबसे जब निचला सिरा होता है उसको हिमनद की वो हिम रेखा की संज्ञा देते हैं। वो सी लेवल से इसका जो लंबाई है मापा जाता है। ठीक है, तो ये स्थान स्थान पर जो इसका हिम रेखा की जो लंबाई होती है अलग अलग होती है। जो गर्म क्षेत्र होते हैं उसमें हिम रेखा की जो ऊंचाई होती है ऊपर होती है, और जो ठंडे क्षेत्र हैं जहाँ पे तापमान कम रहता है वहाँ पे हिम रेखा काफ़ी नीचे तक होती है। कहने की तात्पर्य है कि जैसे विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ जाने पर विषुवत रेखा पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है, इसलिए विषुवत रेखा पे हिम रेखा की जो ऊंचाई होती है सर्वाधिक होती है, जबकि ध्रुव की तरफ जाने पर धीरे धीरे कम होती जाती है। ठीक है, तो ये हिम रेखा की संज्ञा देते हैं इसको। अब देखते हैं इसके द्वारा किए हुए कार्य। जो सबसे बड़ा हिमनद है, विश्व का सबसे बड़ा हिमनद है, वो बियर्डमोर है जो अंटार्कटिका में पाया जाता है। ठीक है, जो अंटार्कटिका में विश्व का सबसे बड़ा हिमनद है बियर्डमोर। ठीक है, जो हिमालय में पर्वतीय क्षेत्र में भी पाया जाता है, तो सियाचिन में भी जैसे पाया जाता है, काराकोरम में भी पाया जाता है, यहाँ भी हिमालय पूरे हिमालय क्षेत्र में भी हिमनद बहुत से हिमनद पाए जाते हैं। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा जो लंबा हिमालय का सबसे लंबा हिमनद है वो ससाइनी है। ससाइनी हिमनद है, इसकी लंबाई लगभग 150 किलोमीटर से भी अधिक है, लगभग 158 किलोमीटर के आसपास है। भारत की सबसे लंबी हिमनद है यह। अब देखते हैं कि अपर्दन के कार्य किस ढंग से करता है। तो अपर्दन के जो हिमनद द्वारा अपर्दन का कार्य होता है मुख्य रूप से 2 तरह से करता है। अपघर्षण होता है, दूसरा उत्पाटन होता है। अपघर्षण वो होता है कि हिमनद अपने साथ साथ अपर्दन टूल्स लेके चलता है। अपर्दन टूल्स मतलब कुछ में कंकड़ पत्थर होते हैं, बजरी होते हैं, नुकीलेदार पत्थर भी होते हैं, तो वो साथ में लेकर चलते हैं और उसी के द्वारा अपर्दन का कार्य करते हैं। हिमनद केवल अपने जो शुद्ध हिमनद होता है उसके द्वारा कार्य नहीं होता है, बल्कि उसके द्वारा जो अपर्दन यंत्र होते हैं उसमें उसके द्वारा ही जो घाटियों होते हैं उसके पार्श्व भाग में या तली भाग में खुरच करके अपर्दन का कार्य करता है। ठीक है, तो इसको अपघर्षण या एब्रेशन कहते हैं। ठीक है, एब्रेशन की संज्ञा देते हैं, अपघर्षण की संज्ञा देते हैं। दूसरा होता है और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हिमनद का जो उत्पाटन का कार्य होते हैं, इंग्लिश में प्लकिंग बोलते हैं। ठीक है, प्लकिंग के कार्य जो करते हैं तो ये वास्तव में जल के द्वारा ये कार्य होता है। जब हिमनदी क्षेत्रों में वर्षा के कारण या हिमनद के जल के रूप में परिवर्तित हो जाने के कारण, पिघल जाने के कारण जो चट्टानों के दरार होते हैं उसी में
जल प्रवेश कर जाता है। उसके बाद से जब हिमनद जब तापमान कम होते हैं तो ये हिमनद जमता है और आसपास के जो क्षेत्र होते हैं इसको तोड़ देता है, फैलाव के कारण से टूट जाता है, चट्टान के चूर्ण के रूप में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद से जब हिमनद होते हैं तो लेकर के उखाड़ करके लेके चला जाता है, इसलिए इसको प्लकिंग की या उत्पाटन के संज्ञा देते हैं। प्लकिंग मतलब होता है उधारना या उखाड़ना, ठीक है, उखाड़ना होता है या उखाड़ना ही होता है। तो इसको इस प्रकार से जो कार्य करते हैं, केवल ये कार्य हिमनद क्षेत्र में ही होता है, ठीक है, प्लकिंग का कार्य या उत्पाटन का कार्य। तो ये दो तरह है कि जो हिमनद अपने द्वारा अपर्दन का कार्य करता है। दूसरा कार्य है इसका परिवहन। परिवहन कार्य हिमनद मुख्य रूप से 3 तरह से करता है। उसमें जो परिवहन अवसाद की मात्रा होता है उसको पार्श्व भाग में होकर चलता है, या इसके तली भाग में होता है चलता है, या अग्र भाग में होकर चलता है। कोई भी हिमनद है जब चलता है तो जब इसमें अवसादों की जो मात्रा होते हैं धीरे धीरे छट छट के साइड में आ जाता है और इस साइड में धीरे धीरे चलने का प्रयास करता है। और दूसरा होता है तली से होकर जो इसके नीचे वाला भाग होता है, अंदर के भाग होता है, वो उससे भी हो करके अवसादों का जो परिवहन होता है वो भी होता है। और तीसरा होता है जो हिमनद के अग्र भाग में होता है, यहाँ पे भी कुछ अवसाद की जो मात्रा होता है, यहाँ कंकड़ पत्थर होते हैं। तो जब हिमनद आगे बढ़ते हैं तो इसको धक्के दे करके आगे आगे बढ़ाते रहते हैं, लुढ़क लुढ़क के आगे तक ये चलते रहते हैं, ठीक है। तो ये अग्र भाग से होकर जो चलने वाले, उसके धक्का के कारण से चलने वाले जो कंकड़ पत्थर होते हैं उसको इस ढंग से परिवहित करने का प्रयास करते हैं। तो ये 3 ढंग हैं इसको परिवहन करने का प्रयास करते हैं, पार्श्व तली से होकर के और अग्रभाग से होकर के, ठीक है। ये तो परिवहन कर। तीसरा कार्य है इसका निक्षेपण का कार्य। निक्षेपण कार्य जब वो हिमनद में जो अवसादों की मात्रा होती है, कंकड़ पत्थर या चट्टान चूर्ण होते हैं या क्ले होते हैं, कई तरह से जो अवसादों की मात्रा होता है उसको भी धीरे धीरे निक्षेपित का कार्य करने लगता है। लेकिन इसका जो निक्षेपण का कार्य होता है इसमें परत का विकास नहीं होता है, ठीक है। जैसे जलीय भागों में जलीय निक्षेप के कारण से जो परतदार परत उसको जमा होता था उस टाइप से नहीं होता है, बल्कि एक ही में सब बड़े कण होते हैं चाहे छोटे कण होते हैं, मिश्रित रूप से, ठीक है, मिश्रित रूप से जमा होने के कारण से इसका जमा होते हैं। इसमें श्रेणीकरण नहीं होता। श्रेणीकरण मतलब कि ये बड़े या छोटे पत्थर के अलग अलग रूप में जमा नहीं होते हैं, बल्कि एक ही साथ ही रहते हैं। इसको टिल की संज्ञा देते हैं, ठीक है। इस टाइप के जो निक्षेप होते हैं इसको टिल की संज्ञा देते हैं। ये परत रहित होते हैं। इसमें चूंकि परत का विकास नहीं हुआ रहता है, इसका निक्षेपण जो होता है परत रहित होता है। अब देखते हैं कि इसके दोनों बने हुए अश्लाकृतियाँ या इस हिमनद द्वारा निर्मित अश्लाकृतियाँ, तो इसको 2 भागों में हम लोग डिवाइड करते हैं। पहला है अपर्दनात्मक और दूसरा है निक्षेपात्मक। तो सबसे पहले देखते हैं अपर्दनात्मक कार्य। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। तो इसमें सबसे पहला होता है यू आकार की घाटी, ये सबसे इम्पोर्टेंट भी है, ये अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन। तो यू आकार की घाटी होती है। तो वास्तव में जो पर्वतीय क्षेत्रों में जो हिमनद चलता है या घाटी में चलता है, तो जो अपने द्वारा नहीं अपर्दित करके जो पहले से घाटी का विकास हो रहा था उसी में परिवर्तित या संशोधित करके ये धीरे धीरे जो पहले वी शेप वैली होती है उसमें पर्वत चलते चलते धीरे धीरे काटते काटते यू शेप में बना देती है, ठीक है। आसपास के घाटी, ये जो अपर्दन का कार्य होता है बहुत सैकड़ों या हजारों वर्षों में ही ये संपन्न हो पाता है, ठीक है। तो इस टाइप का जो घाटी का विकास होता है यू, इसका आकार यू शेप में हो जाते हैं, तो इसको यू आकार की घाटी की संज्ञा देते हैं, ठीक है। दूसरा है लटकती घाटी। लटकती घाटी वो होता है कि जो मुख्य हिमनद होता है उसमें जो उसकी सहायक हिमनद होता है उसकी ऊंचाई में काफ़ी अंतर होता है। जैसे ये मुख्य हिमनद है, ठीक है, इसमें जो हिमनद जो मिल रहा है सहायक हिमनद, इसकी ऊंचाई इसकी अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा है, तो जाके आप मिलती हैं तो लटकते हुए प्रतीत होती है। यहाँ भी जैसे ऊंचाई इसमें ज़्यादा दिख रहा है तो लटकते हुए इसमें प्रतीत होती है, तो इसको लटकती हिमनद की संज्ञा देते हैं, ठीक है। तो लटकती हिमनद की संज्ञा देते हैं, या जब इसका भाग कभी कभी जल में परिवर्तित हो जाता है, हिमनद के जो जल में परिवर्तित हो जाता है तो एक प्रपात के रूप में यहाँ पे गिरने लगता है, ठीक है, इसलिए इसको प्रपाती हिमनद की भी संज्ञा देते हैं। प्रपाती घाटी, प्रपाती घाटी, लटकती घाटी को ही प्रपाती घाटी की संज्ञा देते हैं। या ऐसे लटकते हुए रहते हैं तो इसको सस्पेंशन या निलंबित घाटी की भी संज्ञा देते हैं।
ठीक है। निलंबित घाटी की भी संज्ञा देते हैं। इसके कई नामों से भी जाना जाता है, निलंबित घाटी, प्रपाती घाटी और लटकती हुई घाटी के नाम से जानते हैं। तीसरा सबसे मुख्य जो स्थलाकृति है वो है सर्क है। सर्क के इंग्लिश में इसको कोरी भी बोलते हैं। ठीक है, कोरी भी की संज्ञा देते हैं। ये होता है वास्तव में जब पर्वतीय क्षेत्रों में, जो पर्वतीय क्षेत्रों में होता है, इसका साइड से अपर्दन करते रहता है, हिमनद द्वारा साइड से अपर्दन करते रहता है, करते करते एक आराम कुर्सी की तरह से इसे बना देता है, तो उसको सर्की या कोरी की संज्ञा देते हैं। ये देखने में आराम कुर्सी जैसा दिखता है, या कहा जाता है कि रंगमंच जैसे होता है। थिएटर में जैसे हम लोग देखते हैं कि ये पूरा ये मंच का होता है, ये पीछे वाला होता है, इसको सर की संज्ञा देते हैं। ठीक है, इसका दीवार जो होता है काफ़ी खड़ा होता है, और कभी कभी इस नीचे वाले भाग में ये जल जमाव हो जाता है, जब बर्फ़ ये स्नो पिघल जाता है ये वाला भाग, तो इसमें झील का निर्माण करते हैं, तो इसको टर्न की संज्ञा देते हैं। झील को टर्न की भी संज्ञा देते हैं। ठीक है, तो ये सर्क सबसे इम्पोर्टेंट जो स्थलाकृति है वर्णनात्मक तो है। और दूसरा है हॉर्न या श्रिंग। हॉर्न या श्रिंग वास्तव में सर्क से भी बना हुआ स्थलाकृति होता है। जैसे ये एक तरफ से कटा हुआ है, दूसरी तरफ से जो होगा इधर से भी यदि कटाव हिमानी के द्वारा होने लगे, और इस टाइप से जो कटाव होकर के ये भाग वाला भाग अपरदित होकर बाहर निकल जाए, तो इस टाइप की आकृति का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला सेट वाला जो भाग होता है इसको हॉर्न की संज्ञा देंगे, हॉर्न या गिरिश रिंग की संज्ञा देते हैं। ठीक है, गिरिश रिंग का संज्ञा देते हैं। ये ऊपर वाला जो भाग होता है उसको अरेट की संज्ञा देते हैं। ठीक है, अरेट या अरेट की संज्ञा देते हैं, जो नुकीला वाला भाग है, और बाकी जो पूरा सेट वाला भाग है उसको हॉर्न की संज्ञा देते हैं। ठीक है, अगला आकृति है श्रिंग या पुच्छ। ठीक है, श्रिंग या पुच्छ की संज्ञा देते हैं। ये इस प्रकार की स्थलाकृति होती है कि जब बीच में जो मार्ग में होता है, हिमनद के जो मार्ग में होता है, कभी कभी बहुत कठोर चट्टान मिल जाता है। जब कठोर चट्टान मिलता है तो उसको हिमनद पार करते हुए आगे बढ़ता है, तो जो जिस समय पार करता है, ठीक है, ये पार करता है तो ये आगे इधर वाला भाग को काफ़ी खुरच देता है, खुरच के आगे बढ़ता है, तो ये खुरदरा हो जाता है, और इधर वाला भाग जो उतरता है तो इधर कम स्लोप वाला हो जाता है। ठीक है, तो हिमनद इस प्रकार जब चलता है तो इस टाइप की आकृति का निर्माण कर देता है, जो इसे आगे देखने में खुरचा हुआ रहता है और पीछे वाला एक पूँछ की तरह से दिखता है, तो इसको श्रिंग या पूँछ की बला स्थलाकृति की नाम देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्थलाकृति है रासमुटाने। रासमुटाने या भेड़ पीठ शैल इसको बोलते हैं। ठीक है, रासमुटाने भेड़ पीठ शैल की संज्ञा देते हैं। इसका भी निर्माण इसी तरह से अपर्दन कारकों द्वारा ही होता है। जब प्रवाह मार्ग में बीच में कठोर चट्टान भी आ जाता है, तो इस समय चढ़ते समय ये इसका आगे वाला भाग होता है, जिस समय से जिधर से चढ़ता है ये काफ़ी स्लोप होता है, और आगे वाला भाग जिधर से उतरता है उधर ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा होता है और खुरदरा भी हो जाता है। ठीक है, इस तरह से इधर से चलता है तो स्लोप ज़्यादा होता है, और इधर वाला भाग जब खुरदरा हो जाता है, तो इस टाइप को जो स्थलाकृति का निर्माण होता है वो रासमुटाने या इसको रासमुटाने की संज्ञा देते हैं। ठीक है, या भेड़ पीठ शैल की संज्ञा देते हैं। ठीक है, अगला नेक्स्ट जो स्थलाकृति है हिम सोपान। ये पर्वतीय क्षेत्रों में काफ़ी विशाल भाग में ये बनता है। ठीक है, ये इतना बड़ा ये सोपानाकार आकृति बन जाता है कि देखने में दैत्याकार लगता है कि दैत्यों को के लिए बनाया गया है, सोपान है या सीढ़ी बनाया गया है, इस टाइप से ये दिखता है। ये काफ़ी लंबा होता है, कम से कम 100-200 किलोमीटर तक भी हो सकता है। ये जो लंबाई वाला है, ये वाला भाग भी कम से कम काफ़ी ऊंचा हो जाता है। इसमें कम से कम 100 मीटर 200 मीटर भी हो जाता है। 100 से 200 मीटर के बीच में भी ये ऊंचाई इसका हो जाता है, जबकि ये किलोमीटर में भी हो सकता है। ये 100 किलोमीटर से भी इसका जो लंबाई वाला भाग होता है 100 किलोमीटर तक भी ये पहुंच जाता है। तो देखने में ये सोपानाकार तो होता है, लेकिन ये काफ़ी विशाल भाग में होता है, इसलिए इसको
हिम सोपान की संज्ञा देते हैं। ठीक है, ये भी अपर्दन द्वारा बने हुए स्थलाकृतियाँ होती हैं। ठीक है, और कभी कभी ये इसके पदस्थली भाग में, ये जो यहाँ वाला भाग होता है, यहाँ झील का निर्माण हो जाता है। तो ये काफ़ी झील, इसमें पानी भर जाते हैं, इसको पैटरनस्टर झील की संज्ञा देते हैं। पैटरनस्टर पैटरनस्टर झील की संज्ञा देते हैं। ठीक है, तो ये भी ये अपरदनात्मक कारकों से निर्मित स्थलाकृति है ये। अगला है फ्योर्ड। फ्योर्ड वास्तव में एक हिमानी द्वारा निर्मित जलमग्न घाटी ही होती है। ये पहले ये घाटी का विकास हिमानी द्वारा घाटी का विकास कर दिया गया रहता है, फिर बाद में किसी भी कारण से, या तो समुद्र स्थल ऊपर आने के कारण से या स्थलखंड को नीचे जाने के ही ये जलमग्न हो जाते हैं, तो इसको फ्योर्ड की संज्ञा देते हैं। ठीक है, ये लगभग इस टाइप की एक तटीय क्षेत्र होता है। इस टाइप की जो आकृति होती है, ये इसको फ्योर्ड की संज्ञा देते हैं। ठीक है, ये सी लेवल है। ठीक है, ये समुद्र तल है। ये वाला जो भाग होता है, इसको फ्योर्ड की संज्ञा देते हैं। ये देखने में तो लग रहा है कि समुद्र के नीचे है, समुद्र के द्वारा बनाया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये फ्योर्ड, हालांकि इसके जो निर्माण के बारे में भी है, कई विद्वानों में मतभेद हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग यही मानते हैं कि ये फ्योर्ड का निर्माण हिमनद द्वारा ही हुआ है। तो हिमनद द्वारा इस टाइप का स्थलाकृति का विकास हुआ रहते हैं। बाद में समुद्र के ऊपर जाने के कारण या स्थलखंड के नीचे आने के कारण से ये भाग जलमग्न हो जाता है। ठीक है, तो इसको फ्योर्ड की संज्ञा देते हैं। जो नॉर्वे में फ्योर्ड तट है, सबसे अच्छा उदाहरण है, नॉर्वे में है, या फिर जो यूएसए के पूर्वी भाग में है, ये काफ़ी अच्छे फ्योर्ड तट के उदाहरण है सब। ठीक है, इस टाइप का भी स्थलाकृति का निर्माण हो जाता है। अब अगला स्थलाकृति है नुनाटक। ये हिमनद क्षेत्र में ही बीच में टीले के समान बने कठोर चट्टानों से ही बने हुए स्थलाकृति होते हैं। ये चारों तरफ से ये हिम होता है और बीच में एक टीले के समान दिखते हैं, तो इसको नुनाटक की संज्ञा देते हैं। ठीक है, तो ये रहा अपरदनात्मक स्थलाकृति। अब देखते हैं निक्षेपात्मक स्थलाकृति। ठीक है, निक्षेपात्मक स्थलाकृति में सबसे इम्पोर्टेंट है ड्रमलिन। ड्रमलिन की संज्ञा देते हैं। ये काफ़ी जो आधार तल होते हैं, या ये चट्टानों पर जो ये हिमनद चलते रहते हैं, तो इसी में बीच में ही अवसादों का जो होता है निक्षेपण हो जाता है। ये काफ़ी ऊंचे मात्रा में हो जाते हैं, काफ़ी टीले के रूप में दिखने लगते हैं। ठीक है, टीले के रूप में। और इसमें जो कंकड़ पत्थर होते हैं चारों तरफ से समान रूप से बिखरे होते हैं, मतलब कि इसमें भी श्रेणीकरण नहीं होता है। ठीक है, इसमें छोटे छोटे कण भी होते हैं। ये देखने में, दूर से देखने में ये उल्टे नौका के समान दिखते हैं, जैसे नाव होती है, नाव को उल्टा हुआ नाव है, उस टाइप से दिखाई देती है, तो इसको ड्रमलिन की संज्ञा देते हैं। ठीक है, दूसरा है हिमोर या मोरेन की संज्ञा देते हैं इसको। जो दूसरा आकृति है हिमोर, ये हिमोर मुख्य रूप से 4 होते हैं। ठीक है, ये पहला हिमोर होता है पार्श्ववर्ती। ये हिमोर जो होता है कि हिम से के अवसादों से निर्मित एक प्रकार की स्थलाकृति होती है। ये हिम को पीछे खिसकने से या कई प्रकार से उसका निक्षेपण किया जाता है, तो उसको हिमोर की संज्ञा देते हैं। ठीक है, तो ये 4 प्रकार से होता है। पार्श्ववर्ती होता है, दूसरा तलस्य होता है, तलस्थ होता है, तीसरा होता है मध्यवर्ती होता है। ठीक है, मध्यवर्ती हिमोर होता है। ठीक है, मध्यवर्ती और एक मिनट, तो ये 3-4 प्रकार के हिमोर होते हैं। पार्श्ववर्ती तलस्य हिमोर होते हैं, मध्यवर्ती होते हैं, और तीसरा हिमोर होता है अंतिम हिमोर, इसको संज्ञा देते हैं। ठीक है, अंतिम हिमोर। ये वास्तव में ये पार्श्ववर्ती हिमोर का विकास तब होता है कि जब
हिमनद उतरता है और जो साइड वाला भाग होता है उसमें अब अवसादों का निक्षेपण करता है। ठीक है, ये जैसे हिमनद है आगे की तरफ चलता है तो ये जो साइड वाला भाग है इसमें जब हिमोड़ का जो निक्षेप करता है तो इसको पार्श्वार्थी हिमोड़ की संज्ञा देते हैं। ठीक है, जो तलस्सी हिमोड़ होता है ये इसके नीचे होता है, इसमें दिखता नहीं है। जैसे यहाँ जो नीचे वाला भाग है इसमें तली में उसका होता है, हिमनद की जो तली में अवसादों का निक्षेपण होता है इसको तलस्सी हिमोड़ की संज्ञा देते हैं। और जो मध्यवर्ती हिमोड़ होता है वो जब दो हिमनद मिलते हैं आपस में, ये एक हिमनद है और दूसरा हिमनद है, तो दोनों जो पार्श्वार्थी भाग होते हैं वो पार्श्वार्थी दोनों के पार्श्वार्थी हिमोड़ के मिल जाने के कारण से मध्यवर्ती हिमोड़ का विकास होता है। ठीक है, जैसे ये पार्श्वार्थी हिमोड़ था, इसके ये जो हिमोड़ वाला क्षेत्र है इसके ये एक पार्श्वार्थी हिमोड़ है और इधर दूसरा है, ये दोनों आकर के इधर में मिल जाते हैं। ठीक है, ये मिल जाते हैं तो ये मध्यवर्ती हिमोड़ का संज्ञा देते हैं इसको मध्यवर्ती हिमोड़ होता है। और दूसरा होता है अंतिम हिमोड़। अंतिम हिमोड़ होता है कि हिमनद के सबसे अगले भाग में होता है। ठीक है, जैसे हिमनद है इसके आगे वाला भाग में ये इसका विकास होता है। ये दो तरह से विकास होता है, या तो हिमनद के आगे इसको धकेलने की वजह से ये निक्षेपण में हो जाता है, या फिर दूसरा होता है कि जब हिमनद पीछे खिसकने लगता है तो इसमें अवसादों की मात्रा आती है, जब पीछे खिसकने लगता है या पानी बन करके ये जल में परिवर्तित हो जाता है तो ये धीरे धीरे पीछे चला जाता है और ये भाग जो अवसाद होता है वहीं पे निक्षेपित हो जाते हैं, तो उसको अंतिम हिमोड़ की संज्ञा देते हैं। ठीक है, तो ये चार प्रकार का हिमोड़ होता है, पार्श्ववर्ती, तलस्सी और मध्यवर्ती और अंतिम हिमोड़। ठीक है, तो इस भाग में जैसे हम लोग देखे हैं ये पार्श्ववर्ती हो गया, बीच में मध्यवर्ती का तलस्सी हिमोड़ जो बीच में होता है तली के नीचे होता है वो हो गया। अब देखते हैं कि एक स्थलाकृति है हिमानी जलोढ़क जो हिमनदी क्षेत्र में भी कभी कभी तापमान अधिक होने के कारण से जो हिमनद होते हैं पिघल करके जल भाग में परिवर्तित हो जाते हैं और उस जल के द्वारा और हिमानी दोनों के मिक्स रूप से जो निक्षेपण के कार्य होते हैं उसको हिमानी जलोढ़क निक्षेपण स्थलाकृति की संज्ञा देते हैं। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह इंटरव्यू वगैरह में डायरेक्ट ही पूछा जाता है कि हिमानी जलोढ़क निक्षेपित स्थलाकृतियों के नाम बताइए। ठीक है, तो इसमें है पहला है एस्कर है, केम है, केटिल है और हिमनद और छेप है। इसको देखते हैं कि कैसे बनता है। इसमें यहाँ पे देखते हैं कि एस्कर जो होता है ये वास्तव में लंबे सरकरे एक कटक के समान होता है। ठीक है, एक जैसे कटक है, कटक या छोटी पहाड़ी के रूप में ही होता है। ठीक है, ये काफ़ी ये खड़े ढाल वाला होता है। ठीक है, ये पहाड़ी के समान लंबे भाग होता है जो कि हिमनद और जल के निक्षेपण के कारण से इसका विकास हो जाता है। ठीक है, जैसे ये दिखाया है कटक के रूप में ये दिखाया गया तो ये इसको एस्कर की संज्ञा देते हैं। ये हिमानी और जहाँ पर वो हिमनद होता है और जहाँ पे जो अंतिम हिमोड़ होता है उसी के बीच में ये ज़्यादातर इसका विकास होता है। ठीक है, दूसरा होता है केम। केम स्थलाकृति होता है, इसका भी विकास ये कंकड़ पत्थर और कई जो रेत के कण होते हैं उसके मिलने के वजह से बनते हैं। इसका हिमानी क्षेत्र के जो अगले भाग होते हैं जहाँ से हिमानी या हिमनद परिवर्तित ऊपर की तरफ चला गया होता है, यह हिमनद है। तो यहाँ अंतिम हिमोड़ है और ये अंतिम हिमोड़ है और इसके बीच में हिमनद के बीच में मुख्य हिमनद है, इसके बीच में इसका निर्माण हो जाता है। ठीक है, ये कई जगह पे ये केम का निर्माण हुआ रहता है। ठीक है, केम मतलब कि निक्षेपण उसके द्वारा निक्षेपण द्वारा बनाए हुए स्थलाकृतियाँ होती हैं। दूसरा होता है केटिल। केटिल वास्तव में इसी भाग में जहाँ पे ये हिमनद होता है उसके और अंतिम हिमोड़ होता है इसी भाग में ये निर्मित हो, ये गड्ढे के समान हो जाता है। ठीक है, ये गड्ढे के समान के रूप में परिवर्तित हो इसको केटिल की संज्ञा देते हैं। वास्तव में एक गड्ढा ही होता है इस क्षेत्र में, तो इसका निर्माण हुआ रहता है। ठीक है, ये इसके केटिल की संज्ञा देते हैं। और तीसरा है हिमनद अवक्षेप। जो हिमनद अवक्षेप होता है कि जैसे यहाँ से बताया कि अंतिम हिमोड़ होता है, इसके बाद से यहाँ पे जो जली भाग द्वारा इस पानी जल भाग निकल के आते हैं, यहाँ से चूँकि जल में परिवर्तित हो चुका रहता है, ये जली भाग यहाँ पे जल ज़्यादा इकट्ठे हो रहते हैं। जो ये अंतिम हिमोड़ है इसके ऊपर से जब इतना जल की मात्रा ज़्यादा हो जाता है कि इसके ऊपर से भी निकल के चलने लगते हैं और चारों तरफ फैल जाते हैं, तो ये यहाँ पे एक मैदान का निर्माण करते हैं। इस मैदान को ही हिमनद अवक्षेप की संज्ञा देते हैं।
ठीक है, हिमनद अवक्षेप को ही संज्ञा देते हैं, जैसे आज भाग में दिखाया गया है। इसका फिगर नीचे नहीं दिख रहा है, वो ऊपर बना दे रहे हैं। ये ग्लेशियर वाला भाग होता है, ये ऊपर ग्लेशियर है, नीचे से ही ये भाग होता है। ठीक है, ये अंतिम मोड़ है। ठीक है, और यहाँ से जो पानी या जल निकल के आता है बाहर की तरफ, या मैदान के रूप में बन जाता है, इसको ही हिमनद अवक्षेप या आउटवाश प्लेन बोलते हैं। ठीक है, आउटवाश प्लेन की संज्ञा दिया जाता है इसको। जो केटिल वाला भाग होता है, एक शब्दावली आता है हमक। ठीक है, स्थलाकृति हमक का भी निर्माण होता है। ये जो केटिल वाला भाग अभी हम लोग देखे थे कि गर्त नुमा होता है, ये गड्ढा होता है, उसी में एक ये हमक जो बीच में एक टीलादार एक चट्टान होता है या अवक्षेप होता है, उसको हमक की संज्ञा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिख नहीं रहा वो शायद, तो बीच में इसमें ये केटिल में बीच में जो ऊंचा वाला भाग टीलेनुमा भाग दिख रहा है, जिसको हमक की संज्ञा देते हैं। ठीक है, तो ये रहा हिमानी से निर्मित स्थलाकृति और उसके बारे में विशेषताएं सब देखें हम लोग। ठीक है, तो उम्मीद है कि सब कुछ समझ में आ गया होगा। यदि कहीं कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, और आज के लिए यहीं तक। ठीक है, धन्यवाद।